देखेंगे आप लोग, लेंस की जो सतह होता है हल्का वक्र होता है, या तो ऐसे एने से वेने से, ऐसे हो गया उत्तल लेंस, बीच में धंस गया अवतल लेंस। अच्छा, लेंस की जो सतह होती है अपवर्तक सतह होती है, क्योंकि लेंस में प्रकाश की किरणें पार कर जाती है, मीडियम बदलने की वजह से मुड़ जाती है। और वह माध्यम, वह सतह जहां पर दो किरण, जो जहां पर किरण अपना रास्ता भूल रहा है, जहां से प्रकाश की किरणों में विचलन प्रारंभ हो गया, वहां पर एक अपवर्तक सतह क्रिएट होता है। बता भी थे कि अपवर्तक सतह दो माध्यमों को अलग अलग क्या कर देता है, बांट देता है। तो आज हम लोग सीखेंगे कि उत्तल अपवर्तक सतह से अपवर्तन कैसे होता है। अपवर्तन मैंने प्रकाश के किरणों को मुड़ने की घटना और उस घटना पर कुछ मैथमेटिकल काम। प्रकाश की किरणों को मुड़ने की घटना और वो घटना पर आधारित कुछ गणितीय निर्माण करेंगे, गणितीय सूत्र का निर्माण करेंगे। उत्तल अपवर्तक सतह, अवतल अपवर्तक सतह, ये दो अपवर्तक सतहों के लिए आपको पढ़ना है। उत्तल इसलिए पढ़ना है क्योंकि इसके माध्यम से आप उत्तल लेंस बनाइएगा। अवतल इसलिए पढ़िएगा क्योंकि इसके माध्यम से अवतल लेंस बनाइएगा। अपवर्तक सतह उत्तल का हो चाहे अपवर्तक सतह अवतल का हो, इसके लिए अपवर्तन सूत्र एक ही जैसा होगा। इसके लिए अपवर्तन सूत्र क्या रहेगा, एक ही जैसा। जैसे अगर कोई पूछे आपसे कि अवतल दर्पण के लिए दर्पण सूत्र बताइए, तो बोलेंगे 1/v + 1/u = 1/f। उत्तल के लिए दर्पण सूत्र बताइए, तो 1/v + 1/u = 1/f। चाहे उत्तल के लिए बोलो, चाहे अवतल के लिए बोलो, या कुल मिलाकर के लिए दर्पण के लिए बोलो, सूत्र तो बदलता नहीं है, सूत्र नहीं बदलता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लोग दो स्थितियों में पढ़ेंगे। एक बार उत्तल अपवर्तक सतह के लिए अपवर्तन का सूत्र पढ़ेंगे, एक बार किसके लिए, अवतल अपवर्तक सतह के लिए अपवर्तन का सूत्र पढ़ेंगे। और चैप्टर जो आपको बना हुआ है ना, उस चैप्टर का नाम दिया गया है गोलीय अपवर्तक सतहों से अपवर्तन। गोलीय मतलब गोला जैसा, ठीक है ना। गोलीय मतलब गोला जैसा, यानी जो ऐसा लगता है कि गोला का टुकड़ा है, उसे हम क्या कहते हैं, गोलीय। कोई भी चीज अगर गोला का टुकड़ा जैसा दिखे तो वो गोल का पार्ट कहलाएगा, गोला का क्या कहलाएगा, पार्ट कहलाएगा, ठीक है। चैप्टर का नाम है गोलीय अपवर्तक सतह से अपवर्तन। चैप्टर आप अपनी इच्छा से दे सकते हैं नाम, गोलीय अपवर्तक सतहों से अपवर्तन। गोलीय अपवर्तक सतहों से अपवर्तन चैप्टर का नाम है। अब इस चैप्टर में हम डायरेक्ट सवाल पहले लिखेंगे, तब उसके बाद प्रश्न का उत्तर तैयार करेंगे। सवाल कैसे आएगा ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला सवाल यह आ सकता है कि उत्तल अपवर्तक सतह के लिए अपवर्तन का सूत्र लिखिए। किसके लिए, तो पहला सवाल हमारे पास यही है, उत्तल अपवर्तक सतह से प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का किसके माध्यम से, बोलिए उत्तल अपवर्तक सतह से। देखो ये अपवर्तक सतह है, परावर्तक सतह नहीं है। परावर्तक सतह होता तो प्रकाश की किरणें परावर्तित होती, यानी टकराती और लौट के आती, लेकिन अपवर्तक सतह में परावर्तित नहीं होती है, टकराती है, वो अंदर प्रवेश कर जाती है, वहां पर मुड़ जाती है। उत्तल अपवर्तक सतह से अपवर्तन के लिए हम लोग सूत्र प्राप्त करेंगे या अपवर्तन देखेंगे। तो देखो उत्तल अपवर्तक सतह, जैसे मान लीजिए कि इस तरह का एक मीडियम है, इस तरह का एक सतह है, इसके ई साइड हवा है, वी साइड पानी है, या ई साइड हवा है, वी साइड क्या है, पानी है।
तो ए वाला जो सतह है वो दो अलग अलग मीडियम को क्या कर रहा है, बांट रहा है। इधर हो सकता है कांच है, इधर हो सकता है हवा है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। अगर इसके बीच में कोई पॉइंट की कल्पना करें तो हो जाएगा पोल। इधर का अपर्तनांक मान लिया जाए v1, इधर का अपर्तनांक कितना मान लिया जाए μ2। ये हो जाएगा अपवर्तक सतह कोची AB। तो लैंग्वेज यहीं से देना प्रारंभ करेंगे कि माना है कि AB एक उत्तल अपवर्तक सतह है जो μ1 तथा μ2 अपवर्तनांक वाले माध्यमों को अलग अलग बांटता है। ये लैंग्वेज एकदम आप ऐसे लिखेंगे, चित्र में जो बनाते हैं ना उसी को अपनी भाषा दे देना ही। आप लोग क्या कहते हो लैंग्वेज को, तो ज्यादा बात इसमें कुछ लिखना नहीं। अच्छा, इसका कर्वेचर किधर मुड़ा हुआ है, तो इसका अगर सेंटर देखें तो इस साइड मिलेगा। डी हो गया वक्रता केंद्र। अब देखिए वक्रता केंद्र ध्रुव से गुजरने वाला जो एक काल्पनिक रेखा होती है उसको हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस, प्रधान अक्ष। अगर वस्तु ई साइड रख दिए तो वस्तु के लिए हो गया अपवर्तक सतह, चूंकि जिधर रहा वस्तु उधर की ओर तो धंसा हुआ। अब वस्तु के ई साइड रख दिए तो जिधर वस्तु उधर वाला हिस्सा कैसा है, उठा हुआ। इधर रखेंगे तब उत्तल अपवर्तक सतह होगा, इधर वस्तु रख दोगे तो अपवर्तक सतह हो जाएगा। किसी के परिभाषा दूसरे पर भी डिपेंड करती है, कंडीशन उस पर भी डिपेंड करती है। अगर वस्तु इस साइड है तो इस साइड होकर के कहेगा कि उठा हुआ सतह, अब इस साइड है तो वस्तु कहेगा कि एन सतह कैसा है, धंसा हुआ है। तो इस बात पर डिपेंड करेगा कि आपने वस्तु किधर रखा है। अभी दर्पण नहीं है कि एक पार्ट रंगा हुआ है, ऐसा कुछ नहीं है, दोनों पार्ट में पारदर्शन है। दोनों, इधर से भी आप इधर देख सकते हैं, इधर से भी आप इधर देख सकते हैं, दोनों तरफ पारदर्शन योग्य है, आप देख सकते हैं। दर्पण होता तो इधर वाला पार्ट रंग देंगे तो केवल इधर अपन मुंह देख सकते थे, अब अगर एने वाला पार्ट रंग देते तो एने मुंह देख सकते थे। समझ में आई बात। तो यहाँ पर ऐसी कंडीशन नहीं है, पारदर्शन है, इधर से उधर से इधर देख सकते हैं। अच्छा, वस्तु हम इधर रख देंगे क्योंकि हमें कैसा सतह बनानी है, हमें उत्तल अपवर्तक सतह बनाना है ना, तो वस्तु इधर रख देंगे। ब्लू नहीं है, चलिए तो इसी से काम चलेगा। अगर यह वस्तु है तो वस्तु अपना डेफिनेशन पालन करेगा, इससे निकलने वाला किरण अपवर्तक सतह पर आएगा ना, तब ना वस्तु होगा। तो इससे आने वाला किरण अपवर्तक सतह पर आया, टकराया, एक बिंदु को मैंने चुना, इस बिंदु पर आकर टकराया। आपतन बिंदु का नाम हम अपनी इच्छा से क्या लिख दिए, एम। एम और सी को मिलाएंगे तो ये बन जाएगा नॉर्मल। स्वाभाविक है, बताया भी कि केंद्र को आपतन बिंदु से मिलाओ, दर्पण लेंस की स्थिति में वह मिलाने वाला रेखा क्या बनाएगा, अभिलंब। ये बन गया क्या, अभिलंब। अभिलंब का नाम अपने मन से दे दिया, कितना नाम क्या दे दिया। अब देखिए हुआ क्या, प्रकाश अगर μ1 का मान कम है और μ2 का मान ज्यादा है, यानी अधिसूचना है इधर का अपवर्तनांक कम है, यानी इधर बन गया विरल, अब इधर का अपवर्तनांक ज्यादा, इधर बन गया सघन। तो प्रकाशीय घटना हो गई विरल से सघन में जाना। अब विरल से सघन में जाएगा तो रास्ता वो चुनेगा जो अभिलंब की ओर होगा, यानी किधर मुड़ जाएगा, अभिलंब की ओर। किधर मुड़ जाएगा, अभिलंब की ओर। तो जाना चाहिए इस पथ पर, ये इसका प्राइमरी पथ है, मूल पथ है, फंडामेंटल पाथ है। लेकिन प्रकाशीय घटना में माध्यम परिवर्तन के कारण इसमें विचलन होती है। तो अब इसमें दो कंडीशन हम बना रहे, एक कंडीशन ई, अब एक कंडीशन ई। पहला कंडीशन में मुड़ेगा कि दूसरा कंडीशन, किसमें मुड़ेगा, दूसरा कंडीशन ही चुनेगा मुड़ने के लिए, क्योंकि अभिलंब तो इसमें नीचे की ओर आ रही है ना, तो किरण इस रास्ते पर ना जाके न तो ऊपर जाएगा, किधर आ जाएगा, नीचे। अब मुड़ेगा भी तो कितना मुड़ेगा, तो इधर का अपवर्तनांक अगर ज्यादा है,
इधर का अपर्तनांक ज्यादा है तो ज्यादा मुड़ेगा, अपर्तनांक थोड़ा कम हो रहा है तो कम मुड़ेगा। भाई विचलन उसमें ज्यादा होती है जिसके लिए अपर्तनांक ज्यादा होता है। अधिक डेंसर मीडियम में अधिक अपर्तनांक वाले माध्यम में प्रकाश की किरणों का विचलन तीव्र होता है, और कम अपर्तनांक वाले में प्रकाश का विचलन कम होता है, मुड़ने की घटना कम होती है। तो इस बात पर डिपेंड करेगा। तो हमारे पास कंडीशन यहाँ पर देखिए, दूसरा कंडीशन अलाउड हुआ, ए वाला कंडीशन अलाउड हुआ। अब देखो यहाँ पर भी दो कंडीशन हो सकती है कि अगर हल्का मुड़ा तो अभी भी यह प्रधान अक्ष को नहीं टच कर सकता है किरण, इधर फैलेगा। मान लो कि यहाँ पर हल्का मुड़ गया तो इधर फैलेगा, तो इधर तो फैलेगा, तो बताओ इसका प्रतिबिंब इस रास्ते पर पीछे मिलेगा, किधर से उड़ेगा? तो हल्का डाइवर्ट होगा, कम विचलन अध्यारोपित होंगे, कम विचलन एक्टिव होंगे। तो ऐसे कंडीशन में हल्का मुड़ा तो एक किरण आपकी आंखों में जाएगी, पूरा मैकेनिक समझ लो। एक किरण आपकी आंखों में जाएगी तो आपकी आंखों को, मस्तिष्क को ऐसा लगेगा कि किरण इस रास्ते से आ रही है, तो आपका मस्तिष्क भूल कर बैठेगा, कहेगा कि वस्तु यहाँ नहीं, यहाँ है। तो वस्तु नहीं, ये जो वस्तु के बदले आप देख पा रहे हो, वस्तु का क्या होता है? इमेज। अब वस्तु का इमेज वस्तु जैसा ही दिखता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। हम दर्पण में या लेंस में हम चश्मा से देखते हैं तो ऐसा नहीं ना है कि चश्मा से आपको आदमी देख रहे हैं, चश्मा हटा लिए तो कोई जानवर दिखाई दे रहे हैं आप लोग, ऐसा तो होता नहीं। यहाँ पर हल्का विचलन हुआ ना, तो हल्का विचलन हुआ तो ये पीछे की ओर डाइवर्ट करते हुए आपके प्रतिबिंब को यहाँ पर दिखाएगा। अच्छा, जो दिखेगा वो काल्पनिक प्रतिबिंब होगा, क्योंकि किरण जाते हुए पथ में अगर ना मिले तो इसके पीछे मिलाने पर मिलता है, तो कैसा इमेज होता है? काल्पनिक। यानी यहाँ पर जो प्रतिबिंब का सृजन होगा, निर्माण होगा, वो कैसा होगा? काल्पनिक। तो हल्का डेविएशन में अगर प्रकाश की किरणें म्यूटू माध्यम में क्या हुई, हल्का डेविएशन की है, तो ऐसे कंडीशन में काल्पनिक प्रतिबिंब। अब देखो, अगर किरणें ज्यादा डाइवर्ट कर जाती है, तो ये तो भाई किरण ज्यादा डाइवर्ट कर गया तो प्रिंसिपल एक्सिस पर जाकर इंपैक्ट कर जाएगा, टकरा जाएगा, तो यहाँ पर इमेज बना देगा, इधर जाकर के ही इमेज बनाएगा। जिधर किरण चल पड़ा उधर ही मिल पड़ा, तो उधर बना प्रतिबिंब कैसा? वास्तविक। यानी इसमें दोनों प्रतिबिंब बनने की संभावना है। कम विचलन होने पर काल्पनिक, और थोड़ा विचलन ज्यादा हो रहा है तो कैसा बन सकता है? वास्तविक। तो इसमें दो कंडीशन में फार्मूला को क्रिएट करना होगा, एक बार वास्तविक के लिए, एक बार काल्पनिक के लिए। यानी पहले बात तो आप ये लिखोगे, लैंग्वेज में क्या लिखोगे कि उत्तल अपवर्तक सतह में वास्तविक तथा काल्पनिक दोनों ही प्रकार के प्रतिबिंब निर्माण होते हैं। फिर लिखना, जब वास्तविक प्रतिबिंब का निर्माण होता है, केस 1 कौन सा? जब वास्तविक प्रतिबिंब का निर्माण होता है, इसमें आपको काम करना होगा। फिर केस 2, जब काल्पनिक प्रतिबिंब का निर्माण होता है, तब इस पर काम करना होगा, और दोनों बार काम बड़ा है। तो इसमें कंफ्यूजन आपको हो सकता है कि अगर सवाल आ जाए एग्जाम में ये वाला कि उत्तल अपवर्तक सतह के लिए अपवर्तन सूत्र लिखें, क्या लिखें? या अपवर्तन सूत्र प्रमाणित करें, तो वास्तविक के लिए बनाएंगे कि काल्पनिक के लिए बनाएंगे कि दोनों के लिए बना देंगे? तो हम आपको सलाह देंगे कि अगर एग्जामिनर ये प्रतिबंध नहीं लगाया कि वास्तविक के लिए बनाए या काल्पनिक के लिए, तो आप ऐसे हालात में दोनों के लिए बनाएंगे। अगर पहले का क्वेश्चन कर दिया कि उत्तल अपवर्तक सतह के लिए वास्तविक प्रतिबिंब की स्थिति में अपवर्तन सूत्र की प्राप्ति करें, तो यहाँ पर बोल दिया ना वास्तविक, तब आपको काल्पनिक नहीं बनाना है, काल्पनिक बोल देगा तो वास्तविक वाला नहीं बनाना है। कुछ ना बोले तो समझ जाना दोनों में से बनाना है। शाकाहारी है कि मांसाहारी है, आपको ये तिथि से पूछिए कि शाकाहारी मांसाहारी, कुछ ना बोले तो समझ आइए सर्वाहारी है, कुत्ते की तरह है क्या? सर्वाहारी कुत्ता होता है, मांस भी खाता है, शाक भी खाता है। हाँ तो वही ना, हम लोग एकदम वही सर्वाहारी का ग्रुप आप देख लो, मनुष्य का श्रेणी उसमें शामिल, और बहुत सारे जानवर हैं, कौवा आता है, कुत्ता आता है, हम इंसान भी गर्व से कहो कि हम लोग
कुत्ते के ग्रुप में आते हैं। मांसाहारी कभी घास नहीं खाता, ओरिजिनल मांसाहारी शेर होता है, बाघ होता है, चीता होता है। यानी कि सेब संतरा अनार दो तो मुंह ऐठ देगा, खाएगा। अगर कहिए कि हमको मोटी चाहिए, तो कौन सा कंडीशन में पहली बार हम रचना करेंगे? वास्तविक प्रतिबिंब के लिए। किस हालत में? ठीक है ना। अब चलिए वास्तविक प्रतिबिंब के लिए काम करें। यहाँ पर क्या लिख लेंगे? केस 1 और रियल इमेज। कौन सा इमेज के लिए? रियल इमेज के लिए। अब देखो, ध्यान से देखो, इंपॉर्टेंट है, सवाल आएगा, इंटर में आया भी है। अब एक आया है कि नहीं आया है, बैंक में जाके देख लो, बैंक ऑफ इंडिया में है। कौन सा बैंक में देखेगा? हमको लगा कि पंचम बैंक को तो पंचम बैंक ना था, बंधन बैंक तो है जिसमें दे करके पैसा बंधन में रह जाएगी। चलिए यहाँ पर किरण गया, किरण ने ऐसा डाइवर्ट कर गया, तो बताओ इमेज तो बनाएगा ना? वास्तविक बनाएगा कि काल्पनिक? तो यहाँ पर इमेज बना दिया वास्तविक। अच्छा, इमेज बनाने के लिए एक प्रतिबिंब नहीं दिखा सकते आप, कम से कम कितने? एक किरण नहीं ले सकते आप, कम से कम कितने किरण? तो एक किरण तो तिरछा गया, मुड़ करके ऐसे आ गया। दूसरा किरण एकदम गोल और सेंटर के लाइन में जाएगा ऐसे। अब बताओ, अगर ऐसा होगा भी तो सीधा निकल जाएगा। तो यहाँ पर क्या बना दिया? यहाँ पर बना दिया इमेज। अब बताओ ये वस्तु क्या है? क्योंकि यहाँ से किरण प्रकाशीय सतह पर आया, यहाँ इमेज है क्योंकि प्रकाशीय सतह से किरण यहाँ पर आया। वस्तु से किरण प्रकाशीय सतह तक जाती है, और प्रकाशीय सतह से कुछ भी हुआ हो, जहां आकर मिले वो क्या होती है? इमेज। क्या होती है? इमेज। तो यहाँ बन गया इमेज। इमेज को हम अपना सिंबॉलिक नाम दे दिए क्या? आई। यहाँ पर सिंबॉलिक नाम दे दिए क्या? ओ। यहाँ पर कोण, वस्तु पर बना कोण अल्फा, बीटा पर कोण, प्रतिबिंब पर कोण बीटा, और केंद्र पर कोण थीटा। ये चाप कितना? एस। ठीक है ना? चाप कितना? एस। अच्छा, ये वस्तु की दूरी बाएं पक्ष में है -6। ये वाला वक्रता केंद्र दाएं पक्ष में है +8। यह प्रतिबिंब की दूरी +v, दूरी भी दे दिया। अब बताइए, ये प्रकाश की किरणें आपतित, अभी कौन? अभिलंब। ध्यान से सुने, यहाँ पर फंसता है लोग, इधर उधर एंगल देने में कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर है प्रॉब्लम। आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कौन? यहाँ पर कौन सा कोण? आई। सही है ना? यहाँ पर कौन सा कोण? आई। अब बताइए, ए वाला अभिलंब, डॉट वाला लाइन कौन है? अभिलंब। अपवर्तित किरण ए वाला है ना? ए वाला तो हमको समझाने के लिए एक सेकंड एग्जांपल लिए थे। प्रकाश की किरण ऐसे गया, जाना चाहिए था, ऐसे मुड़ गया, ऐसे ज्यादा मुड़ा तो प्रिंसिपल एक्सिस को टच किया, वास्तविक प्रतिबिंब बना दिया। तो बताइए, अभिलंब और मुड़ने वाला किरण के बीच में यहाँ कौन बन रहा है ना? ये वाला कौन सा? आप ध्यान दो तो दो तस्वीर दिखेगा, दो त्रिभुज दिखेगा। एक त्रिभुज बोलो, OMC, ये वाला। अच्छा, इसमें कौन सा साइड बढ़ा हुआ है देखकर बताइए। MC को बढ़ाया गया। अब MC पर बना कोण कितना है? I। तो बाहर का कोण सुदूर अंतः कोण के योग के बराबर होगा। कितना के बराबर? अल्फा प्लस थीटा। तो ट्रिको आने लगा हमको, ज्योमेट्री का कंडीशन अलाउड हो गया। बताइए आप, इन ट्रायंगल कौन सा? जल्दी बोलिए। OMC। OMC कितना लिख सकते हो?
आई बराबर अल्फा प्लस थीटा, अल्फा प्लस। डाउट है? आप कौन सा ट्रायंगल ले लो जल्दी बताइए। ए सी आई, बढ़ा हुआ भुजा खोजो तो इसमें बढ़ा हुआ भुजा ए वाला देख लो, सी आई बाहर ये निकला। अरे इस त्रिभुज में एक बढ़ा हुआ भुजा ये देख रहा है, लेकिन इससे हमें कोई लेना देना। ये वाला देखो कितना केन कोण बन रहा है, थीटा। थीटा बराबर कितना लिख सकते हो? आर प्लस थीटा लिख सकते हो ना। अरे बाहर का कोण अंदर की कोण के योग के क्या होंगे? बराबर होंगे। ये बाहरी कोण बन रही है, तो कौन सा ट्रायंगल लेंगे? ट्रायंगल एम सी आई, एम सी आई। इसमें बताइए थीटा बराबर आर प्लस, आर बराबर बोल दो थीटा माइनस। कोई डाउट? अब बताइए आई बराबर आपके पास आ गया अल्फा प्लस, अब आर बराबर आ गया थीटा माइनस। स्नेल का नियम याद कीजिए। मीवन इधर का अपर्तनांक कितना लेके रखे थे? मीवन। अब इसके एंगल कितना है? इधर का अपर्तनांक कितना लेके चले हो? अब इसका एंगल कितना है? स्नेल का नियम लगाइए, यहाँ लिखते ना भाई स्नेल के नियम। बोधन में भाई बना रहे हैं इनको, दादा के जमाने के भाई स्नेल्स। बोलिए मैं मीवन साइन आई लिख सकते हैं ना। अब रुक जाओ, साइन जो है वो छोटे एंगल पर हट जाता है, या टेन भी है तो छोटे एंगल पर हम हटा सकते हैं। अप्रोक्सीमेशन जो होता है, लगभगीकरण का जो विधि है, उसमें हम लोग आई और आर के छोटे मान पर साइन को लिखना या ना लिखना कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके पीछे कारण भी है, मैथमेटिकल रीजन है, ठीक है। तो रीजन पर हम लोग अभी उतना डिस्कशन ना करेंगे, मोटा मोटी समझ लो कि आई और आर का मान बहुत छोटा होगा ना, तो साइन उसका साथ छोड़ देगा। जैसे छोटे लोगों को कोई साथ नहीं देता है, सारे रिश्ते हाँ छोड़ देते हैं साथ। तो यहाँ पर देखिए लिखना पड़ेगा आई तथा आर के सूक्ष्म मान पर। कौन सा मान पर? सूक्ष्म मान पर। सूक्ष्म माने छोटा मान। साइन हटा दो, क्या लिखोगे? मीवन आई बराबर बोलो म्यू टू आर। अब हमें बताइए आई और आर का मान लिखा है, निकाल के रखे हो ना? हाँ, प्याज व छील के रखे हो, काट उठ के फौरन लगाओ, यहाँ लगाओ, यहाँ से रखो। आई का मान कितना? अल्फा प्लस थीटा। अब आर का मान थीटा माइनस थीटा। चलिए इतना उतारिए, क्योंकि इसके आगे का 2 लाइन का खेल है, प्रूफ हो जाएगा फॉर्मूला। चलो देखो, लिखना बंद कर दीजिए, बाद में उतारना। आई तथा आर का मान रखने पर है ना, आई तथा आर का मान फर्स्ट और सेकंड में, किसमें? फर्स्ट और सेकंड बोले इसमें समीकरण फर्स्ट। इसे आप मान लीजिए, लैंग्वेज देने में आसानी होगी। समीकरण फर्स्ट में आई तथा आर का मान देने पर लैंग्वेज लिखना होगा। समीकरण फर्स्ट में आई तथा आर का मान देने पर बोलिए मीवन आई का मान अल्फा प्लस बीटा। इसका बोलो बीटा माइनस बीटा। अच्छा, अल्फा बीटा और थीटा तो आप मान रख सकते हैं। अल्फा मान एस बटा में यहाँ तक कितना? माइनस।
थीटा मान बोलो एस बटा में यहाँ तक कितना आर, बीटा मान बोलो एस बटा में भी, ए को माइनस में रखना है, बाकी दो को किस में रखना है। तो अल्फा थीटा तथा बीटा का मान भी दे दीजिए। यहाँ पर फ्री लैंग्वेज दीजिए अल्फा बीटा तथा बीटा का क्रमिक मान रखने पर, क्रमिक मान रखने पर, क्रमिक मान लिखा है इसका मतलब क्रम से मान रख रहे हैं। अल्फा के लिए अल्फा का मान रखते हैं, बीटा के लिए बीटा का और थीटा के लिए थीटा का। तो मी1 अल्फा बोलिए कितना रखते हैं एस बटा माइनस यू प्लस एस बटा में आर, थीटा एस बटा आर ना, चाप बटा त्रिज्या। अच्छा यहाँ बोलो μ2 एस बटा माइनस एस बटा भी, वैल्यू रख दिया। अब इसमें ये वाला पार्ट डिलीट करते हैं, ध्यान से सुनना। एस को कॉमन और बाहर निकाल सकते हैं, तो यहाँ से कॉमन हो गया एस, तो मी1 इंटू एस अंदर कितनी रहेगी 1 बटा आर माइनस 1 बटा यू। माइनस वाले को बाद में लिखा, प्लस वाला 1 बटा आर पहले लिख दिया और माइनस वाला बाद में लिख दिया, ये हम कर सकते हैं। इसमें बोलो μ2 एस 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 कट जाएगा क्या? अच्छा मी1 से इसमें गुना कर दो, माइनस मी1 बटा में, यहाँ बोलो μ2 बटा में आ माइनस μ2 बटा में भी। यू और भी एक साथ रखना चाहिए, एक सजावट में अच्छा रहता है। यू जिधर होगा उधर ही कौन होगा भी होगा, तो माइनस में है ये वाला इधर आ जाएगा, वार जिधर है वार की तरफ चला जाएगा। हम लोग वेरिएबल को सेपरेट कर लेंगे, तो बोलिए माइनस वाला इधर आ गया तो प्लस में पहले हो गया, मी1 बटा यू, यहाँ बोलो μ2 बटा आर माइनस मी1 बटा में आर। आप बताइए μ2 बटा भी माइनस मी1 बटा यू बराबर μ2 माइनस मी1 और बटा में कितना, यही फार्मूला कहलाता है अपवर्तन सूत्र। कौन सा सूत्र? अपवर्तन सूत्र। ये सूत्र आपको पूछ सकता है 5 अंक का। चित्र बनाना है, चित्र के बाद लैंग्वेज तैयार करना है, लैंग्वेज में वो समस्त बातों को जिक्र करना है जो आपने चित्र बनाते हुए काम किया है। इसके बाद ज्यामितीय कंडीशन के आधार पर 2 गो त्रिभुज खोजना है। त्रिभुज ऐसे मन में याद रखना, OMC IMC, O फॉर इमेज, MC दोनों में रहेगा। IMC OMC में आप ट्रायंगल बाहर वाला एंगल लेंगे और IMC में भी बाहर वाला एंगल लेंगे। I और R का मान निकालेंगे, स्नेल का नियम लगाएंगे। I और R के मान के साथ वैल्यू कम होने पर साइन हटा देंगे, I और R का मान रखेंगे और सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद U वाला V वाला एक तरफ और R वाला एक तरफ सेपरेट कर देंगे, फॉर्मूला तैयार हो जाएगा। एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट से बताया गया। चलिए बताइए। अब हर पर जाकर इससे प्रैक्टिस कर लेना, एक बार अपने से बनाकर देख लीजिएगा। रे ऑप्टिक्स में काम करना, यहाँ पर पढ़ना, घर पर जाकर अपने से बनाकर देख लेना। YouTube का वीडियो भी चला जाएगा।